बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और वो कह रहे हैं कि जो कुछ KPK के अंदर हुआ अब ये पंजाब में नहीं होना चाहिए। आज की बड़ी खबर कह लीजिए या बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है उसको तहलील भी कर दिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, जिसका इंदिया आज फवाद चौधरी साहब ने दिया भी, वो मैं आपको सुनवा भी दूंगी। लेकिन आज ही के प्रोग्राम में हमने ज़ाहिर एक तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के हसन खावर साहब, उनको भी मदऊ किया है। ज़रा उनसे पूछेंगे कि आज तर्जुमानों के इजलास में क्या फैसले हुए, क्या टास्क मिले हैं, किस तरह से आगे तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करना है। बिलखुसूस पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं। लेकिन इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि खबरें ये भी आना शुरू हुई कि जो कुछ KPK के अंदर हुआ बल्दियाती इलेक्शन में, इसका पूरा पूरा सेहरा हुकूमत की जानिब से महंगाई, जो बढ़ती महंगाई है उसका ना रुकना है, और वो मिनी बजट भी है जो कि पता नहीं कब आएगा, क्योंकि 2 मरतबा तो कौमी असेंबली का इजलास जो है वो मौखिर कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब ने आज जो कुछ कहा पहले जरा वो सुनवा दें, फिर मुझे बताया गया हसन खावर साहब पंजाब के तर्जुमान है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, जरा उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया गया, क्या कह रहे थे सुनवाएं। जिस तरीके से तंजीमों को इन्वॉल्व होना चाहिए या जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को एक बतौर बड़ी जमात के अपना किरदार अदा करना चाहिए, उस तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में उस तरह से नज़र नहीं आया। आज वज़ीर आज़म ने इसी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की, उससे मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स ख़ानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए, जिसकी नफी करते आए इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। वही सब कुछ उनकी जमात के अंदर, या ये कह लिया जाए कि उनकी नाक के नीचे होता रहा। KPK के अंदर 2 मरतबा अपनी हुक्मरानी दिखाने वाली तहरीक इंसाफ पूरी तरह से वाइप आउट ना कहें, लेकिन सेकंड और थर्ड टियर पे बहरहाल हमें दिखाई दी है। हसन खावर साहब इंपॉर्टेंट शख्सियत है, मैंने कहा तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि आज तर्जुमानों के इजलास में क्या सूरत हाल थी, वज़ीर आज़म ने क्या टास्क दिए हैं, उनसे बात होगी। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं और तो फिर हसन खावर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और शब्बर ज़ैदी साहब से भी आज हमने वक्त लिया है। ज़रा जानते हैं कि मिनी बजट पर हुकूमत जो है वो मजीद कौन से टैक्स जो है वो आवाम पर बराह रास्त लगाने जा रही है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। हसन साहब को वेलकम करते हैं शो पर। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। सर, आज ज़ाहिर बड़ी खबर यही थी कि इम्पॉर्टेंट इजलास है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और उसमें तमाम जो तर्जुमान हैं उनको बुलाया गया। क्या टास्क मिला है हुकूमती तर्जुमानों को, और किस तरह से पंजाब के इलेक्शंस को फोकस करने के लिए सामने चीज़ें आई हैं? अच्छा देखिए, आज तो खैर पंजाब के इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसे तर्जमानों के इजलास में होता है, जो ऑनगोइंग इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात होती है। लेकिन मैं आपके जो आपने पिछले इंट्रोडक्शन दिया मैं वो सुन रहा था। हाँ जी। और मैं उस पर थोड़ी सी बात सना करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। कि देखिए, आप दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं और वो हमें क्या बताते हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं, मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल JUI की सीटें हम ज्यादा हैं तहसील लेवल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, जो रिजल्ट्स आ चुके हैं आज भी वो जमीयत उलमा इस्लाम से ज्यादा है। हमारे करीबन 8.5 लाख वोट हैं, उनके 8,35,000 है। तो बहरहाल सबसे बड़ा वोट इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हाँ। इसी तरह हमें एक और डेवलपमेंट भी देखने में मिली कि नून और पीपल्स पार्टी का वहां पे मुकम्मल सफाया है, और आपने देखा कि एक के गालिबन 3 सीटें और एक की 1 है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो सामने है। ठीक है। अच्छा, दूसरी और इससे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने फौरन इंट्रोस्पेक्शन की।
देखिए, हम लोगों ने बड़ी दफा महंगाई पे बात की है, कोरोना से हम निकले हैं और ये कहना बड़ा आसान था कि ये कोरोना के निकले और ये हालात ऐसे थे, लेकिन हमने ये नहीं किया। हमने इंट्रोस्पेक्शन किया और हमने देखा कि पार्टी के लेवल पे क्या मसाइल हैं, वज़ीर आज़म ने खुद एक्नॉलेज किए और उसी की रोशनी में उन्होंने आज जो फैसले लिए वो भी आपके सामने है। ठीक है। तो वी वांट टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी वांट टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, और मैं समझता हूँ कि ये भी सियासत के अंदर बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि हम तो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन के लिए भी ये बहुत मुश्किल वक्त है। ओके। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम नून के जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका ये जो केस का चलान हुआ है ना, उससे उनका सारा बयानिया, देखिए उन्होंने सारी अपनी सियासत की जी पंजाब स्पीच थी, और पंजाब स्पीच की जब हकीकत खुली है तो उससे वो हकीकत छुपा नहीं पा रहे। देखिए, आप मुझे सना ये बताएं कि दुनिया में किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी के अंदर आपके ऑपोजिशन लीडर हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे, उनका एक मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 10,000 है, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल आता है। हसन, मैं इस तरफ आती हूँ, मुझे कता कलामी की माफी दीजिएगा, लेकिन मैं इस तरफ आती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन के जो नकाइस हैं, जो उनकी खामियां हैं या जो उनकी करप्शन है, उस पर तो लाजमन सवाल होना भी चाहिए और बनता भी है। लेकिन सरेदस्त मामला ये है कि केपीके के इलेक्शन के मामले में आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने भी उसको देखा, बाकी सारे लोग भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कमेटी भी काम कर दी गई है। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि जैसे अपने अपनों को बांटा गया और गैरों को डांटा गया, ये वाला एक एलिमेंट था। फिर प्लस महंगाई ने आप लोगों को, जिसे कहते हैं, बहुत बुरी तरह से धचका पहुंचाया, और कभी इम्कानात हैं कि मिनी बजट के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो पंजाब में करवाने आप जा रहे हैं, उसमें भी आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, देखिए, मैं पहले आपको महंगाई के हवाले से बता दूं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौराहे में है, पूरी दुनिया एक मुश्किल दौराहे पे है। हम कोरोना से पूरी दुनिया निकली है, उसके बाद एक ग्लोबल आलमी महंगाई की लहर है, पाकिस्तान भी उसका शिकार है, हम हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन महंगाई जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे जो हुकूमत के बस में है वो कर रही है, चाहे वो मार्केट इंटरवेंशन हो, चाहे वो लोगों के घरों में सस्ता राशन पहुंचाना हो। आपको पता है कि हमारा एहसास राशन प्रोग्राम है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि इन बातों के पीछे छुपना आसान था, लेकिन हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमने अपनी मैनेजमेंट को देखा है कि हमारे एंड पे वो कौन सी चीजें हैं जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है और हम उनको बेहतर कर सकते हैं। ये एक नया ट्रेंड है, ये एक नई बात है, सियासत में एक नई रीत है, और हम इस बात के कायल हैं कि जो चीजें हम डिसिप्लिन अपना ठीक कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और आज जो फैसले हैं ये बिल्कुल उसी की रोशनी में हुए हैं। अब आते हैं पंजाब के इलेक्शन की तरफ। देखिए, पंजाब के इलेक्शन के अंदर भी यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि पंजाब के इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, एंड वी आर बेटर प्रिपेयर्ड भाई, क्योंकि अब ये जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, हमने तो एक दिन नहीं लगाया ये देखने में कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, और हम फौरी तौर पर उन कमजोरियों को जो दूर करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज ये कमेटी भी तश्कील दी गई है। अब हसन साहब, इसी का ज़िम्नी सवाल है ना, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कमजोरियां आपको पता चल गई और आप उसको देख भी रहे हैं। एक कमजोरी बड़ी वाज़ेह है, 2 कैंप्स हैं पंजाब के अंदर, एक गवर्नर का कैंप है और एक वजीर आला का कैंप है। इनकी आपस में मुलाकात नहीं होती, गवर्नर पंजाब और गवर्नर पंजाब के साथ वजीर आला पंजाब आपस में कोई मेल मिलाप नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, साथ नहीं बैठते। तो इस सतह पर अगर रिफ्ट मौजूद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्या हालात होंगे पार्टी के। हसन साहब, सना, मेरे सामने तो उनकी बहुत मुलाकात होती है और कई जगह पे मैं तो दोनों के साथ तस्वीरें भी हैं, रिकॉर्ड की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं मसला क्या है। मसला मैं आपको बताता हूं, मसला ये है कि हमारे मुल्क को ना एक ऐसी सियासत की आदत पड़ गई थी जो नाम की सियासत थी, पर पार्टी के अंदर ऑटोक्रेसी थी, डिक्टेटरशिप थी, एक एक फैमिली का कंट्रोल था, और वहां पर इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश नहीं थी। खानदान के चंद लोग बैठते थे मेज के इर्द गिर्द और फैसले ले लेते थे, और पार्टी के लोगों को ये इजाजत नहीं थी कि वो इख्तलाफ राय का इजहार कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रूली डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी पार्टी में लोग खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। यानी गवर्नर पंजाब जो कह रहे हैं ये उनकी राय है, गवर्नर पंजाब जो कुछ बातें कर रहे हैं, है ना? मैं आ रहा हूँ उस पर। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, यही जमहूरियत का हुस्न है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी राय का इजहार करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात उनका इजहार करें, फिर मुशावरत हो और मुशावरत से फैसले लिए जाएं। अच्छा। तो अगर किसी वक्त ऐसा आपको नजर आता है कि एक शख्स की स्टेटमेंट दूसरे से फर्क हो रही है, तो 2 डिफरेंट लोगों की स्टेटमेंट फर्क हो सकती है,
बात तो ये है कि क्या लोग अपने डिफरेंसेस को अपने अंदर रख रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं और कंसेंसस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब थोड़ा सा मैं आपकी पार्टी की जो धड़ेबंदियां हैं उसमें काफी हद तक सदाकत है। कुछ ऐसे एमपीएस जिनको टिकट दिए थे 2018 के अंदर, उनसे मेरी मुलाकातें पिछले दिनों रही पंजाब के अंदर, तो उन्होंने भी बड़ा कहा कि भाई हमें तो कोई पूछने नहीं आता मैडम यहाँ पर, और हम अब तहरीक इंसाफ हमारे लिए किसे पारीना है अगर हम पंजाब की बात करें। लेकिन बिसाइड ऑल दिस थिंग मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि इस वक्त जो सियासी महाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से कह रहे हैं कि वो वहां खेमे लगाकर बैठेंगे, और आपने बाई इलेक्शन के अंदर देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छी लीड उठाई है पिछले अगर इलेक्शंस की बात करें तो, विच मींस कि वो आपको पंजाब में दोनों की तरफ से खतरा होगा, यानी कि नून लीग की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। अच्छा, एक तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की हालत सिंध जैसी नहीं है कि यहाँ पे खेमे लगा के रहने पड़े। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, माशाल्लाह पंजाब बहुत आगे है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही, इसलिए खेमों तक नौबत नहीं आएगी। बाकी ये है कि अगर वो लाहौर से अपनी कैंपेन रन करना चाहते हैं तो ये उनका हक है और उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि एक कौमी जमात थी और उस कौमी जमात को उन्होंने लाड़काना तक महदूद करके रख दिया है। तो ये लम्हा फिक्री है, उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ये क्या हुआ उनकी जमात के साथ। जो बीबी मरहुमा शहीद छोड़ के गई थी, आज वो पार्टी जो है वो लाड़काना से बाहर नहीं निकलती, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। अगर लेकिन हसन खावर साहब, ठीक है, चले एक पार्टी आप एक पार्टी को कह रहे हो ना कि एक वो छोटी जमात होकर रहेगी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि आप पंजाब में वैक्यूम क्रिएट करते जा रहे हैं, छोटे इलाकों की जो महरूमियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सरायकी सूबे का वादा गो के मैं मानती हूँ कि जरदारी साहब की हुकूमत में भी हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी हुआ, लेकिन आपकी हुकूमत ने भी वादा किया, वो वादा भी कहीं वफा नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारी महरूमियां हैं पंजाब के हवाले से, मियां वाली लैया और वहां की तहसीलों के अंदर सूरत हाल अच्छी नहीं है। आप समझते हैं कि आपका वोट बैंक नहीं वहां डिस्टर्ब होगा जैसे केपी के अंदर हो चुका है? अच्छा सना, मैं इस बात से ना बसदे एहतराम इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ का तो पंजाब में गवर्नेंस मॉडल ही यकसा तरक्की है। हमने कहा कि भाई लाहौर के बाहर भी पंजाब है, लाहौर को आप दें, लाहौर पंजाब का दिल है, लेकिन लाहौर के बाहर भी जाएं। हमारा तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज इस तरफ की निशानदेही करता है। और आपने जनूबी पंजाब के जो सूबे की बात की, वो सबसे बड़ा नारा हमारा है। और मैं आपको बताऊं कि हमने जो जनूबी पंजाब के लिए किया है गवर्नेंस के हवाले से अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 1 मिनट में कि वो कैसे है। देखिए, लोगों का मसला क्या था? लोगों का मसला ये था कि उनको अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर में आना पड़ता था और धक्के खाने पड़ते थे। पहली बात, उनके जो वसाइल थे उनको लाहौर पे खर्च कर दिया जाता था। और तीसरी बात थी कि जो उनको चंद दाने बिचारों को मिलते थे उसका फैसला भी पंजाब के बैठे जो सियासतदान थे और ब्यूरोक्रेट्स थे वो करते थे। हमने आके क्या किया? हमने कहा ठीक है, हमारी 2/3 अक्सरियत नहीं है, हम आईनी तरमीम तो शायद अभी नहीं कर सकते, लेकिन इन मसाइल का हल तो कर सकते हैं। पहली चीज, हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया। आज वहां पे लोगों की लाइनें लगी हैं, लोग मुल्तान बहावलपुर से अपने काम करें जिनके लिए उनको लाहौर में धक्के खाने पड़ते थे। दूसरी बात, हमने ये कहा कि जनूबी पंजाब के फंड्स को रिंग फेंस कर दिया जाएगा, मतलब कि बाकी का पंजाब अगर चाहेगा भी तो उनके वसाइल को उंगली तक नहीं लगा सकेगा। और तीसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के जरिए और उससे बढ़ के अब जो हम बल्दियाती निज़ाम देने जा रहे हैं, हमने इंश्योर किया है कि वहां के फैसले वहां की अवाम, वहां के लोग करेंगे। मेरे पास मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ इतना आपसे ओपिनियन लेना चाहती हूं कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात, क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ यही झटका खाएगी या फिर कुछ आप सरप्राइज देंगे या सरप्राइज हो जाएंगे? मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतरेगी मैदान में and let the best party win and let the people decide कि उन्होंने मौरूसी सियासत को वोट देना है या तब्दीली को वोट देना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। थैंक यू वेरी मच हसन खावर, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमसे खुसूसी बातचीत कर रहे थे। कह रहे हैं हुकूमती तर्जुमानों को टास्क यही मिला है कि जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आगे बढ़ाया जाए और खानदानों की सियासत को खत्म किया जाए। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शब्बर जैदी साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे और जरा जानेंगे कि मिनी बजट आपके और मेरे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे कहा कि मिनी बजट की ज़ाहिर चेमागोइयाँ हो रही हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि मिनी बजट आने की ज़रूरत नहीं है, हालात अब बिल्कुल ही हाथ से निकलते ही जा रहे हैं। शब्बर ज़ैदी साहब ने पिछले दिनों कुछ बातचीत की थी जिसको बकौल उनके कि तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट होने की तरफ है या बैंकक्रप्ट हो गया है। तो आज हमने ज़रा जहमत दी है शब्बर ज़ैदी साहब को, साबिक चेयरमैन FBR है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर साहब। सबसे पहले सर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि पिछले 3 माह में पाकिस्तान की मईशत के इशारे कितने मज़बूत आपको दिखाई दिए हैं? देखिए 3 माह में कोई मुझे मतलब अशारिये से मुराद, लेकिन हमारी 3-4 इंडिकेटर्स हैं जो एग्जामिन करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये देखें कि हमने पॉलिसी रेट को बढ़ाया है, तकरीबन 2% से बढ़ा दिया है। हमने हमारी जो इंपोर्ट है वो भी करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी डेफिसिट है, वो बढ़ता जा रहा है, और एक्सपोर्ट बढ़ी है, बेहतर हुए, एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, मगर कोई फंडामेंटल तब्दीली नहीं आई है पाकिस्तान की हालत में जो पहले थी। और रुपी जो डॉलर है वो रुपी के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा। लेकिन फंडामेंटल तब्दीली जब आप नाम ले रहे हैं ना, तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि फिर ये फंडामेंटल तब्दीली क्या है और क्या होनी चाहिए? शब्बर साहब जरा ये समझा देना पहले। देखिए मैं एक बुनियादी बात बहुत वाज़ेह तरीके से करता हूँ कि जो पाकिस्तान में 2 मिज़ानिये हैं, एक फिस्कल अकाउंट है और एक बैलेंस करंट अकाउंट है, दोनों में हमारे खसारे बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशनरी प्रोसेस आता जा रहा है और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बुनियादी जो हमारा किसी भी मुल्क का बुनियादी जो एक सिस्टम होता है फाइनेंशियल, वो प्रेशर में है। और इसीलिए मैंने बार बार ये कहा है कि ये इस फाइनेंशियल सिस्टम के साथ हमारा बाकी चलना आगे मुश्किल हो जाएगा और हमें वो कुछ चीज़ों के फंडामेंटल फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा ना, लेकिन उसी बयान के तनाजुर में तो शायद अब यहाँ तक बात पहुंची कि लोग, आपने खुद कहा कि मैंने नहीं कहा था बैंकक्रप्ट, लेकिन आपने कहा वैसे ही कुछ कमोबेश था। लेकिन शब्बर साहब अब हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत कर्जों पर सहारा लिए हुए है। अगर मैं देखूँ चाहे IMF से कर्जा लिया हो या दीगर और मालियाती इदारों से कर्जे लिए हुए हो, तो कर्जा लेना और पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना कितना दुरुस्त है ये इस वक्त इन हालात में? देखिए मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रही हैं कि कर्जे लेना कोई अच्छी बात, तो कर्जे लेना कहाँ किस हिसाब से अच्छी बात होती है? पाकिस्तान का जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो शदीद प्रेशर में है। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस्सा क्या है। पाकिस्तान का जो आज का जो टोटल बैरूनी कर्जा है वो 127 बिलियन डॉलर है तकरीबन, और पाकिस्तान को जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अगले 5 साल में 40 बिलियन डॉलर का कर्जा वापस पे करना है। और अगले 5 साल में हमारा खसारा जो आज हमारे हालात है उसके हिसाब से तकरीबन 10 बिलियन डॉलर हर साल का होगा। तो इसका मतलब है कि हम हर साल तकरीबन अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें मजीद कर्जे मिल भी जाएंगे, तो हम हर साल अपने कर्जों में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का इजाफा करते जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान का रुपी स्टेबलाइज नहीं होगा और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो परेशानी में पड़ जाएगी। इसी बात का अंदेशा मैंने जाहिर किया था, जो मेरी तकरीर बहुत जरा विद और विदाउट रेफरेंस कोट होती रही है। जी शब्बर साहब, आप ये सवाल मैं पहले कर चुकी हूँ आपसे। आपने मेरी प्रोग्राम में कहा था कि टैक्स हदफ हासिल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तक वो हदफ हासिल ही नहीं हो पा रहा। उसके पीछे क्या मैकेनिज्म तरतीब देना जरूरी है? मैं फिर दोबारा तकरार से शायद आपसे वही सवाल कर रही हूँ, लेकिन हालात जो हैं वो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं है उस टैक्स को हासिल करने के। नहीं, देखिए मेरी 2 बातें हैं। पहली बात तो ये आदाब जो आपने रखे हैं, अगर आपने ये पूरे कर दिए
तो क्या इसके बाद पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हो जाएगी? क्या गरीब आदमी का मसला हल हो जाएगा? ये मेरा बुनियादी सवाल है। और ये तो एक दो इश्यूज हैं। पहला तो कि उस हदफ को आप पूरा कर सकें, ये आपका पहला मसला है। दूसरा मसला है कि अगर आपने हदफ को पहला पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर नहीं होंगे आम आदमी के, तो मैं जो बार बार बात करता हूँ और मैं अभी भी जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को अपने माशी निजाम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नया माशी निजाम लाना पड़ेगा। इस माशी निजाम के साथ पाकिस्तान की रियासत चल नहीं सकती। ओके, अगर शब्बर साहब यही बात है तो फिर जरा मिनी बजट पे मैं आपसे बात कर लेती हूँ। ये जो मिनी बजट आ रहा है, आपके सोर्सेस क्या कह रही हैं? किन किन चीजों पर मजीद टैक्स लगने वाला है अवाम के लिए? आपने ये जो बात की ना, आप लोग जो बार बार कर रहे हैं कि मिनी बजट नहीं है कोई चीज, वो उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो खत्म करनी है, तो वो उसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। 300-350-400 बिलियन का आएगा उसका फर्क, उसमें कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है। उसमें जो बुनियादी आइटम है वो ये है कि पाकिस्तान के उसमें मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान में इस वक्त एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। सिमिलरली किताबें वगैरह एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। अगर इन्होंने उसको टच किया तो उसकी वजह से एक अवाम में एक प्रेशर आएगा कि दवाओं की महंगाई है, इसलिए वो फाइनेंशियल साइड पर इतना बड़ा इशू नहीं है जितना परसेप्शनल इशू है बेसिकली। अच्छा शबर साहब, अगर इस तनाजुर में मैं आपसे ये सवाल रखूं कि अवाम जो है वो जाहिर चाहती है कि उसको टैक्स में भी रिलीफ मिले, चाहे आम आदमी हो या फिर किसी हद तक जो हमारे कुछ हद तक अशराफिया तबका है 2%, 4%, उसको भी टैक्स में छूट की ज़रूरत होती है। आप समझते हैं कि IMF की शराइत अब इतनी कड़ी हैं क्योंकि आपने कर्जा इतनी कड़ी शराइत पर उठाया है कि आपको ना चाहते हुए भी, आप इसको मिनी बजट ना कहें जो भी आप जिसकी नफ़ी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये मिनी बजट ही है और इस अवाम की जेब से पैसा निकालने के लिए आपको बहरहाल टैक्स का इतलाक करना पड़ेगा। अवाम टैक्स रिलीफ नहीं मांग रहे हैं। अवाम जो बुनियादी अशिया हैं पाकिस्तान में, जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, जिसमें गैस है, बिजली है, उसमें ग़िज़ाई अजनास हैं और उसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, उनके अंदर जो अनड्यू इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज उनकी डिस्पोजेबल इनकम से के साथ तवाज़ुन नहीं रखती है। इस वजह से अवाम का जो हालत है वो खराब हो रही है, अवाम वो चाह रही है। मगर मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं, जब मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इमरान खान का सपोर्टर हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि मैं इमरान खान पे तनकीद कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल निज़ाम जून 2018 तक तबाह हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल रियासत में चला गया था और ये 48-50 साल जो तबाही फेरी है उन लोगों ने, वो जिम्मेदार है। ये गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ अपने बोझ को कैरी कर रही है। इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये उस हकीकत को अवाम के सामने नहीं रख रहे हैं और अवाम को ये बता रहे हैं कि शायद हम तब्दीली ला सके। तब्दीली लाना पाकिस्तान में कम से कम 10 से 15 साल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ आएगा। ये बिला वजह का लोगों को ये इंप्रेशन देना कि हम कोई बुनियादी माशी तब्दीली ले आएंगे, ये यहाँ पे इमरान खान की इकोनॉमिक टीम गलती कर रही है। ये तब्दीली अगर आएगी तो टाइम लगेगा, इसमें 10 से 15 साल लगेंगे, वो भी इस शक्ल में जब आप काम करेंगे, जब आप मुल्क को चेंज करेंगे। आज की हालात में पाकिस्तान की माशी जो हालात सूरत हाल है, उसमें कोई गवर्नमेंट भी कोई बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकती। हाँ, अगर आप उससे ये बात करना चाहें कि मैं क्या करना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक ले लेती हूँ ना, क्या करना चाहिए पे बात करनी है कि क्या हुकूमती पॉलिसीज हो सकती हैं, इस पर ब्रेक ले लेते हैं। शब्बर वापस आकर पूछेंगे कि क्या करना चाहिए इकोनॉमिक फंडामेंटल बेटरमेंट के लिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और हमारे साथ मौजूद है शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR हैं। वो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। शब्बर साहब, जब हम फंडामेंटल तब्दीलियों की बात करते हैं, यानी बुनियादी तब्दीली होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक टीम बेहतरी की तरफ की बातें करती है, आप कह रहे हैं हुकूमत जो चीज़ें ड्राइव कर रही है उसका तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, तो आपकी दानिश में क्या तरीका होना चाहिए वो बता दें। सबसे पहले पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि जो अपना लोकल डेट है, जो तकरीबन 25,000 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है, उसको पाकिस्तान को रिटायर करना चाहिए। और उसको रिटायर करना चाहिए बाय सेलिंग द एसेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो आपको इमीडिएटली करना चाहिए। दूसरा, आपको इमीडिएटली NFC अवार्ड को रिव्यू करना चाहिए, और अगर सूबाई गवर्नमेंटें रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रही अपने तौर पर, तो उनको NFC की एलोकेशन में कट होना चाहिए। तीसरा, आपको जो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को निहायत बेहतर बनाना चाहिए, और अपनी जो ड्यूल पॉलिसी है कि हमें अमेरिका से दोस्ती नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। अमेरिका हमारा मजबूरी है, हमारा पार्टनर है, हमें उनके साथ काम करना चाहिए। तो पांचवी चीज जो है वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट का बिल जो $70 बिलियन है, उसमें हम क्या अय्याशी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तानी कौम ये अय्याशी बर्दाश्त कर सकती है कि पाकिस्तान में हर बंदे के पास, हर अमीर आदमी के पास आज 4 व्हीलर गाड़ी है, बड़ी वाली। ये गवर्नमेंट ने पहले गाड़ी इंपोर्ट कराई और उसके बाद पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है। ये कौन से किस हकीम की तजवीज है कि आप इस तरह करें। छठी चीज, आपने तमाम बाजारों को खोला हुआ है रात को 12 बजे तक। आपने बिजली बनाने के ऊपर तो बात की है, आपने बिजली की कंजर्वेशन के ऊपर बात नहीं की कि बिजली किस तरह कम जो जाये हो रही है वो कम की जाए। तो ये वो चंद बुनियादी चीजें हैं जो पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है। और अगर ये गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी तो ठीक है, बैठे रहेंगे, मैं भी बात करता रहूंगा, आप भी बात करते रहेंगे। हम इस तरह की बातें करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं समझता हूँ उससे कोई किसी को फायदा होने वाला है। शब्बर सर, आप कुछ ज़ाहिर शायद गुस्सा आए मेरे सवाल पर, लेकिन हकीकत बात मैं किसी हद तक बताऊं कि आपने कहा, आपने सजेस्ट भी किया इस चीज़ को कि भाई लोगों का डाटा जमा होना चाहिए। मैंने खुद ये चीज़ देखी कि 2% लोग हैं, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती पर नहीं हूं, जो प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये 2% भी आप बड़े रिलक्टेंट हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई जिस दुकान पर जाओ, परफ्यूम खरीदना हो कि खाना हो, आपको हर चीज़ पर अपना पूरा डाटा देना पड़ता है। लोग खौफजदा हैं, टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन बकौल उनके लोगों के कि शायद उनको खौफजदा करके उनसे टैक्स लिया जा रहा है, उनके आमदन के जराए के ऊपर देखभाल की जा रही है, और उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी चीजों को सीज कर दिया जाए या किसी भी तरह से उनको किसी परेशानी का सामना। FBR ने बहुत सारी जगहों पर, मैंने कराची की सतह पर, आप खुद कराची में देखा मैंने जाके कि वो विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों का। इज दैट द वे कि आप टैक्स कलेक्शन कर सकें? मैंने कभी नहीं कहा कि ये है, मगर ये जो आप बातें कर रही हैं, ये मैं इनसे इनकार करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने डेटा नहीं लिया, ये लोगों का सिर्फ एक इंप्रेशन होता है, या आपके थ्रू ये लोगों को डराते हैं। ऐसा कोई खौफ नहीं है। मैं तो खुद कराची में रहता हूँ, एक सर्कल सोसाइटी में मूव करता हूँ। ये बेकार की बातें कर रहे हैं वो लोग, ये सब पाकिस्तान में टैक्स चोर है। मैं FBR का सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर ये बातें गलत है। किसी का कोई डेटा नहीं है। आप पाकिस्तान का जो अमीर आदमी है वो बुनियादी तौर पे टैक्स का पेयर नहीं है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो आपसे लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक मनी वाली, ये आप मुझे एक केस बताएं, मैं देख लेता हूँ। मैंने जिंदगी इसी काम में गुजारी है। ये गलत बातें कर रहे, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई किसी को खौफजदा नहीं किया जा रहा, ये गलत बात है। ठीक है शब्बर साहब, लेकिन शब्बर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अपनी कुछ पॉलिसीज, चाहे वो स्टेट बैंक की पॉलिसीज हो, शरह सूद में इजाफे या कमी के हवाले से पिछले दिनों से देख रहे हैं हम कि सस्टेन ही कर रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जिस तरह से पॉलिसी मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इज दिस द राइट कंट्रीब्यूशन? आपको कैसा लगता है ये? देखिए, पहली बात तो मेरी एक बात याद रखें, दुनिया में कहीं किसी मुल्क में गवर्नर स्टेट बैंक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देते हैं, ना गवर्नर स्टेट बैंक किसी पब्लिक सेरेमनी में जाके तकरीर करते हैं। हमें ये रवायत खत्म करनी पड़ेगी। 2 लोगों को पब्लिक स्टेटमेंट देने का बैन होना चाहिए, एक गवर्नर स्टेट बैंक और एक हमारे मुख्तलिफ अदलिया के जजेस। इन लोगों को पब्लिक स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं होती, ये अपने एक्शन से बात करते हैं।
ये नहीं हो सकता कि जाके आप एक सेमिनार में तकरीर करें और कहें कि पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है। ये आपका काम नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। और सिमिलरली ये जजेस आके पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया है या नहीं है, अदलिया है या नहीं, ये अदालतें बताएंगी, आपका स्टेटमेंट नहीं बताएगा। तो ये पाकिस्तान की जो गलत रवायतें कायम हो गई हैं और आके टीवी पर बैठ के आप गुफ्तगू करते हैं। ये आप मुझे बताइए, आपने कितनी मरतबा स्टेटमेंट फेडरल रिजर्व के चीफ की देखी है अमेरिका में या इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देखी है? ये जो पब्लिक एक्सपोजर हमने दे दिया है उन लोगों को जो कि सेंसिटिव जगहों पे बैठे हैं, वो पाकिस्तान के लिए गलत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं टोटली 110% डिसएग्री करता हूं रजा बाकर साहब से ऑन द डिस्काउंट रेट पॉलिसी। ये कंप्लीटली गलत काम किया है उन्होंने, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। तीसरी बात, मैं अभी भी समझता हूं कि जो एक्सचेंज का मसला है, रुपी डॉलर का मसला है, उस पर हमें बैठ के प्रोडक्टिव बात करनी चाहिए और ये हमें चीज देखनी चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान में हर बंदा सियासी और अपने जाती नजरिए से गुफ्तगू करता है। पाकिस्तान की रियासत को खतरा इस वक्त इन चीजों से हो गया है कि आपका जो नैरेटिव है गवर्नमेंट का, वो 3-4 मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है, जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है शहबाज जैदी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, ख्वाहिश तो इससे जरा कुछ और भी बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें की हैं आपने, पाकिस्तान की मईशत के सुधार के लिए भी सजेस्ट किया है। अब लेट्स सी कि हुकूमत इन सारे सजेशंस को किस तरह से टेकअप करती है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।